हमारे यहाँ ना समहाउ ट्रेडर्स कम्युनिटी को पता नहीं क्यों वो इज्जत नहीं दी जाती है। आखिर में 3:28 पे निफ्टी अचानक से 0.8% बढ़ गया। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी कैश के पहले दिन ट्रेडर्स के साथ साथ ब्रोकर्स को भी कंफ्यूजन हुई काफी। देखिए, अभी कुछ ही दिनों पहले CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर मिस्टर अनुज सिंघल ने यह स्टेटमेंट दिया, भारतीय बाजार ना एक जिसे कहते हैं ना खराब हो चुका है। कई बार में एक टर्म यूज करते हैं ना कि यार ये बाजार सड़ चुका है। मतलब क्या है इस बाजार में? तो इस स्टेटमेंट का सीधा सा मतलब है कि अभी मार्केट में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। और इसी बीच मार्केट में CAS रूल लागू होता है। CS माने क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। अब देखिए, जब CS लाया गया ना तो इसका इंटेंशन काफी अच्छा था सेबी का कि क्यों इसे लाना है, लेकिन जिस तरह से इसका एग्जीक्यूशन हुआ, इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसके बाद मार्केट और मार्केट पार्टिसिपेंट्स दोनों परेशान हैं। तो देखिए, होता क्या है कि अलग अलग कंट्रीज क्लोजिंग प्राइस डिराइव करने के लिए, डिसाइड करने के लिए अलग अलग मेथोडोलॉजीज इस्तेमाल करती है। जैसे डेवलप कंट्रीज है US जैसी, वहाँ पर NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, नास्डैक है, वहाँ पर ये CS सिस्टम चलता है। लेकिन इंडिया जो है वो लंबे टाइम से वेटेड एवरेज सिस्टम चला रही थी। अब हर किसी चीज़ के फायदे नुकसान है। देखा जाए तो CS सिस्टम के ज़्यादा फायदे हैं अगर आप उसे सही तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं तो। और क्यों हमें CS लाना पड़ा ये भी मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इंडिया में फिलहाल कौन सा सिस्टम चल रही थी क्लोजिंग प्राइस पता करने के लिए। वो चल रही थी वेटेड एवरेज। मतलब ऐसा नहीं होता है कि जिस प्राइस पर लास्ट ट्रेड होता है वो क्लोजिंग प्राइस, नहीं। उसे डिसाइड करने के लिए इंडिया में क्या होता है कि लेट से एक ICICI बैंक का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि लास्ट के 30 मिनट्स में 2 ही ट्रेड होते हैं। पहला ट्रेड होता है 1400 रुपीज़ पर 10,000 शेयर्स का, और दूसरा ट्रेड होता है 1405 रुपीज़ पर अगेन 10,000 शेयर्स का। तो इसमें वेटेड एवरेज क्या निकल कर आया? वो आएगा 1402.5, क्योंकि दोनों ऑर्डर्स की क्वांटिटी सेम थी तो वेटेड एवरेज निकल कर आया 1402.5। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? ये क्लोजिंग प्राइस तो आपकी दिख गई 1402.5, लेकिन इस पर आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुई थी। तो जो क्लोजिंग प्राइस दिख रही है और जिस पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हुई, दोनों अलग अलग है। अब ये आपको लगेगा कि इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। देखिए, हमें प्रॉब्लम नहीं है। एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ना इस सिस्टम से फ़ायदा या नुकसान है। हमारा तो कोई गेम नहीं है। जो भी गेम है ये ट्रेडर्स का है और जो फंड्स है पर्टिकुलरली इंडेक्स फंड वगैरह उनका है। तो देखिए, जो इंडेक्स फंड्स होते हैं उनके लिए ये जो सिस्टम थी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक थी। प्रॉब्लमेटिक किस लिए? देखिए, इंडेक्स फंड को जनरली जब भी आप कोई इंडेक्स फंड लेते हो ना, आपको एक चीज़ ट्रैक करनी होती है जिसका नाम होता है ट्रैकिंग एरर। ये ट्रैकिंग एरर जनरली जितना कम उतना बेटर। ट्रैकिंग एरर का मतलब है कि जैसे निफ्टी 50 का कोई इंडेक्स है तो उसका काम है कि निफ्टी 50 को एग्जैक्टली ट्रैक करना। निफ्टी 50 ने लेट से 13% के रिटर्न दिए हैं, तो निफ्टी 50 के इंडेक्स का काम क्या है भाई? 13% के रिटर्न देना। लेकिन अगर वो 13 के बजाय 12.5% रिटर्न दे तो फिर वो 0.5% का ट्रैकिंग एरर आ गया। तो इंडिया का जो क्लोजिंग सिस्टम था उसके वजह से इंडिया में ट्रैकिंग एरर था ही था। अब इसे अवॉइड करने के लिए एक जरिया था CAS। इसके और भी फायदे थे बट एक इंडेक्स फंड के लिए इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा था। क्यों? क्योंकि CS सिस्टम में क्या होता है कि 3:15 बजे आपका मार्केट क्लोज हो जाता है। उसके बाद अगले 15 मिनट में ऑक्शन लिया जाएगा। ऑक्शन यानी लास्ट के 15 मिनट्स में जो भी आपको ऑर्डर डालनी है आप प्लेस करो, जो भी प्राइस डालनी है उस पर प्लेस करो। और ये जो ऑक्शन सेशन है ये 3:28 से 3:30 के बीच कभी भी बंद हो जाएगा। और उसके बाद अगले 5 मिनट में फिर फाइनल प्राइस, किस प्राइस पर सबसे ज़्यादा ट्रेड्स हुए उस प्राइस को देखा जाएगा और वो फाइनल क्लोजिंग प्राइस मानी जाएगी। अब इंडेक्स फंड के लिए आइडियली क्या होता है पता है क्या? कि लेट से निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है और निफ्टी 50 में NSE का है, तो NSE डिसाइड करती है कि भाई अभी हम हीरो को निफ्टी 50 से हटा देते हैं और उसकी जगह पर लाते हैं एथर को। अब ये जैसे चेंज हो जाता है तो जो निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है उसे भी चेंज करना पड़ेगा, उसे हीरो मोटोकॉर्प को बेचना पड़ेगा और एथर को खरीदना पड़ेगा। तो ये जो खरीदने की बात है इसके लिए आइडियली उसको क्लोजिंग प्राइस पर खरीदना आवश्यक है अगर उसे एग्जैक्ट कोई ट्रैकिंग एरर नहीं छोड़ना है तो। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारी इंडिपेंडेंस डे ऑफर सेल के बस आखिरी 5 दिन बाकी है, जहां पर आपको हमारे ERAC यानी इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कोहॉर्ट पर फ्लैट 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आपको बता दूं कि ये कोहॉर्ट उन सभी के लिए है जो मार्केट में शुरुआत तो करना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से नहीं कर पा रहे, नॉलेज की वजह से, टाइम की कमी की वजह से। तो ये एक ऐसा कोहॉर्ट है जो 2 महीने में आपको पूरी तरह से मार्केट रेडी करता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पर आप बेसिक से लेकर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट के एडवांस चीज़ों तक सारी चीज़ें एकदम आसान भाषा में सीख जाते हो। काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक रिसर्च एनालिस्ट लेवल का नॉलेज पाने की और रिसर्च एनालिस्ट बनने की। तो इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि ये जो प्री लॉन्च ऑफर ये आपको बाद में कभी नहीं मिलेगी। इसकी ऑफर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सो सी यू देयर। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो पहली वाले सिस्टम में हमने देखा कि यार क्लोजिंग प्राइस और एक्चुअल प्राइस में फर्क रहता था, लेकिन ये जो सिस्टम थी इसमें ये मेक श्योर होता था कि जिस प्राइस पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स मैच हो रही है वो प्राइस पर ऑर्डर्स एग्जीक्यूट भी होंगे। इंडेक्स फंड के लिए बेटर था अपना ट्रैकिंग एरर कम करने के लिए। और यही सारे फायदे और यही सारी चीज़ें सोचकर
सेबी ने मतलब लंबे टाइम से 2-3 साल हो गए वो अलग अलग कंसल्टेशन पेपर उन्होंने लाए एंड दे डिसाइडेड कि चलो यार अब हम मार्केट में लाते हैं। इसका अनाउंसमेंट भी हुआ, तो 3 तारीख को जैसे अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद तुरंत 3:15 बजे मार्केट क्लोज हो गया। निफ्टी 50 देखा जाए तो उस टाइम 0.7% अप था। अगले 10-15 मिनट में जो हुआ वो सुर्खियाँ बन गई, न्यूज़ बन गई, सारी जगह डिबेट्स चलने लगे और बहुत सारे लोग मार्केट को कुछ भी बोलने लगे। मार्केट के आखिरी 10 मिनट में बहुत कंफ्यूजन हुआ और सच बताऊं तो आज पहला दिन था जिसमें ये नया सिस्टम टेस्ट हो रहा था, एक कैश वाला, और शुरुआत तो इसकी काफी कंफ्यूजिंग तरीके से हुई क्योंकि किसी को समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। देखिए अभी यूएस जैसी कंट्रीज सीएस सिस्टम चलाती है, लेकिन सीएस सिस्टम के लिए 2 से 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती है। पहली तो ये मार्केट में आपकी लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए। वहाँ पर जो एक्सचेंजेस है वो मेक श्योर करते कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बोलते कि यार आप क्लोजिंग सेशन में पार्टिसिपेट करो। ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा लिक्विडिटी रहेगी, बेटर प्राइस डिस्कवरी रहेगी क्लोजिंग प्राइस के लिए। और साथ ही वहाँ पर जो बेचने वाले लोग हैं वो भी बहुत अच्छे खासे अवेलेबल है, बिकॉज यूएस मार्केट काफ़ी लिबरल मार्केट है, वहाँ पर शॉर्ट सेलिंग चलती है, वहाँ पर ढेरों सारी चीज़ें चलती है, तो शॉर्ट सेलर्स की कोई कमी नहीं थी, यानी बेचने वाले भी अवेलेबल रहते हैं। मार्केट मेकर्स भारी मात्रा में बड़े बड़े प्लेयर्स रहते हैं, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स और कई सारे और भी प्लेयर्स हैं यहाँ पर जो मार्केट मेकर का भी काम करते हैं। तो वहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस है वो काफ़ी बड़े हैं और पार्टिसिपेशन भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि मार्केट भी वो काफ़ी बड़ा है। अब इंडिया की बात करें तो एक तो ये सिस्टम नहीं थी और जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। ब्रोकर्स को सेबी ने बताया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है, बाकी इंडिविजुअल्स मोर और लेस ज़्यादातर लोगों को कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। फिर होता क्या है, तो ये जो सीएस वाली सिस्टम ये डेरिवेटिव्स के अलावा सिर्फ 50 स्टॉक्स पर कैश मार्केट में फिलहाल लागू हो गए, वो 50 स्टॉक्स जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जिनके अवेलेबल हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक्टिव ट्रेडिंग 3:15 बजे बंद हुई और फिर ऑक्शन लिया गया अगले 15 मिनट में। अब ऑक्शन में क्या हुआ कि कुछ पर्टिकुलर शेयर्स थे जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस और भारतीय एयरटेल, इनमें इंस्टीट्यूशंस ने जमकर खरीदारी की, मतलब बाय ऑर्डर्स डाल दी। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि शॉर्ट सेलिंग इंडिया में उतनी बड़ी तौर पर चलता नहीं है। मतलब जीरोधा के जो फाउंडर है मिस्टर नितिन कामत, वो उन्होंने भी इस स्टेटमेंट को बोला है कि इंडिया में सीएस लाने से पहले शायद 1-2 बार हमें सोचना चाहिए था कि इंडियन मार्केट में इतनी डेप्थ है क्या, क्योंकि मार्केट में एक तो शॉर्ट सेलर्स ज़्यादा नहीं है और यहाँ पर मतलब रिसेंटली एक्सचेंजेस ने मनी लेंडिंग का ऑप्शन तो दिया है लोगों को, जहाँ पर कई सारे लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो अपने शेयर्स लेंड कर सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, जिस पर उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा। अब ये सिस्टम शुरू होकर काफ़ी लंबा टाइम भी हो गया, लेकिन उसको जिस तरह से रिस्पॉन्स चाहिए था वो अभी भी नहीं है। आप देखोगे जो लेंडिंग वाला जो भी शुरू है उसमें कोई ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है। बहुत सारे ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर दिखता भी आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, ना कोई ज़्यादा लेने वाले हैं ना कोई ज़्यादा देने वाले हैं, क्योंकि वो जो मनी लेंडिंग वाला है उसका होल एंड सोल यही गेम है कि मार्केट में शॉर्ट सेलर्स आएंगे तो मार्केट में सेलर्स की अवेलेबिलिटी भी होगी। लेकिन क्योंकि मार्केट में अभी करंटली ये सारे प्रॉब्लम्स थे तो इसके चलते बायर्स तो बहुत सारे आ गए इन शेयर्स में, सेलर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो ऐसे में हुआ ये कि फटक से जो निफ्टी 50 है बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ऐसे में जो क्लोजिंग प्राइस निकल कर आई वो काफ़ी शॉकिंग थी। सीधा निफ्टी 50 200 पॉइंट से ऊपर चला गया, यानी जहाँ पर 0.7% का गेन था 3:15 बजे तक, वो सीधा 1.6% चला गया। काफ़ी सारे लोग शॉक हो गए, किसी को समझ में नहीं आया, बहुत सारे लोगों की ऑर्डर्स की भी ऐसी तैसी हो गई और दूसरी चीज़ की लिक्विडिटी भी मार्केट में नहीं थी, जिसकी वजह से प्राइस अचानक से ज़्यादा बढ़ गए। अब यहाँ पर देख सकते हो कि एनएससी में उस पहले दिन के सीएस सेशन में टर्नओवर था मात्र 1276 करोड़ का और बीएसई में तो वो मात्र 10.8 करोड़ का था। मतलब एनएससी तो 200 पॉइंट से बढ़ा, बीएसई बिल्कुल नहीं बढ़ा, बीएसई वही का वही था क्योंकि बीएसई में कुछ हुआ ही नहीं ज़्यादा। सो आइडियली दोनों भी साथ साथ चलते हैं, लेकिन यहाँ पर वो तकलीफ हो गई। अगले दिन यानी कि 4 अगस्त को वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी थी। अब वहाँ पर क्या था कि बहुत सारे जो ऑप्शन ट्रेडर्स थे दे वर जस्ट प्लेइंग ब्लाइंड गेम इन द सेंस कि जो ऑप्शन ट्रेडर्स थे उनको कितना फ़ायदा होगा या नुकसान होगा वो पूरी तरह से डिपेंड था कि जो 50 इंडिविजुअल निफ्टी 50 कंपनीज है उनकी फाइनल ऑक्शन प्राइस क्या निकल कर आती है। लेकिन सारे ब्रोकर्स के जो ट्रेडिंग टर्मिनल्स या फिर ब्रोकिंग ऐप थे वो लाइव इंडिकेटिव ऑप्शन दिखाई नहीं रहे थे, यानी ऑप्शन ट्रेडर्स को पता ही नहीं था कि वहाँ पर क्या चल रहा है। और बाद में फिर काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज वहाँ पर हुई और बहुत सारे जो ट्रेडर्स थे उनको काफ़ी सारा नुकसान भी हो गया। और यहाँ पर मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट में अगर कोई भी नई चीज़ लागू होती है तो एक चीज़ मेक श्योर करनी चाहिए कि उसे एक्सपायरी इन्वायरमेंट में एटलीस्ट लॉन्च ना किया जाए, नहीं तो फिर बहुत सारे ट्रेडर्स ने वीडियोज़ बनाए कि किस तरह से उन्हें नुकसान हुआ। तो सिंपली देखा जाए तो जिस तरह का इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर होना चाहिए था वो नहीं हुआ और उसकी वजह से फायदे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही ज़्यादा हो गए। अब ये तो हो गई एक चीज़ कि ऑलरेडी मार्केट पिछले 2 साल से कुछ नहीं हो रहा है, एट द सेम टाइम इस तरह की चीज़ें आती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ता है। अब ये तो एक चीज़ हुई। अब जो सेकंड चीज़ है वो आप सुनिए। रिसेंटली कॉपली फंड रिसर्च ने इंडिया को किस तरह से डिस्क्राइब किया वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रॉम द डार्लिंग ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स टू द रंट ऑफ द लीटर अमंग एशियाज बिग 4, यानी कि जो इंडियन इकोनॉमी जो कि एक इमर्जिंग इकोनॉमी है जो डार्लिंग थी ग्लोबल मार्केट्स की, वो अभी एशिया के बिग 4 में
नहीं के बराबर रह चुकी है। और उन्होंने ये सिर्फ नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं दिया, और उन्होंने कुछ डेटा भी ट्रैक किया। डेटा उन्होंने ट्रैक किया कि ग्लोबल जो फंड्स है, दुनिया भर के बड़े बड़े ग्लोबल फंड्स, उनका इंडिया के लिए एवरेज अलोकेशन कितना है। तो उनका डेटा ये कहता है कि अगस्त 2024 में इंडिया के लिए जो एवरेज अलोकेशन था ग्लोबल फंड्स का वो 17.47% था। मई 2026 आते आते ये चला गया 9.94%, यानी 43% ये सिर्फ 2 साल में कम हुआ। अब यहाँ पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जिसने इंडिया को एक तरीके से अगेन बैकफायर कर दिया। देखिए, आपको याद होगा कुछ साल पहले कुछ पर्टिकुलर फंड्स थे दुबई के और मॉरिशस के, उन्होंने काफ़ी हेवी अमाउंट सिर्फ अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया। उन्होंने लगभग 99% एलोकेशन सिर्फ अदानी ग्रुप की कंपनीज को दिया, जिसके बाद काफ़ी बवाल हुआ। सेबी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, लेकिन बाद में क्या हुआ, इन सारी चीज़ों के बाद इस तरह की चीज़ें अवॉइड करने के लिए सेबी ने कुछ नए नियम कायदे शुरू किए। उन्होंने कहा कि जो भी ऑफशोर फंड्स हमें रिस्की लगते हैं, बाहर के फंड्स, अगर वो अपना इंडिया एलोकेशन का 50% से ज़्यादा पैसा सिर्फ एक ग्रुप की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। इस डिस्क्लोजर्स में बहुत सारी चीज़ें आ गई कि आपके इन्वेस्टर्स कौन है, हमें उसकी जानकारी लगेगी, बाकी और पेपर वर्क और बहुत सारी चीज़ें लगेगी। अब इसमें हुआ क्या कि इंटेंशन इसका सही था कि ठीक है इस तरह की चीज़ें बाद में ना हो, लेकिन देयर वर सम फंड्स जिनकी फिलॉसफी कुछ ऐसी थी कि वो इस रूलिंग के बाद अफेक्ट होने वाले थे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि एक फंड है जिसका नाम है जनरेशन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। इसकी शुरुआत की थी यूएस के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट अल गोर ने और गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट के फॉर्मर सीईओ डेविड ब्लड ने। ये एक बहुत बड़ा फंड है, $25 बिलियन का, लगभग 2.5 लाख करोड़ ये मैनेज करता है, और उसमें से 833 करोड़, लगभग 8-9 हज़ार करोड़ रुपीज़ ये इंडिया में अलोकेट किए उन्होंने किए हुए। बड़ी अमाउंट है। ऐसे में हुआ क्या कि इनकी जो फिलॉसफी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इनकी फिलॉसफी ये है कि भाई हमारे पास, हम इमर्जिंग कंट्रीज़ में एक ही स्टॉक ढूंढते हैं और पूरा पैसा एक ही स्टॉक में लगा देते हैं। जैसे कि जब इनको इंडिया में कोई एक स्टॉक अच्छा लगता है, पूरा इंडिया का अलोकेशन एक ही स्टॉक में डाल देंगे, बात खत्म, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन तो ऑलरेडी उनका है। दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन सिंगल स्टॉक, मल्टीपल स्टॉक्स मल्टीपल कंट्रीज़ में इन्वेस्टेड है। तो इस तरह की उनकी फिलॉसफी है। लेकिन जब सेबी का ये रूल आया तो उनके लिए तकलीफ बन गई कि यार इतने डिस्क्लोजर्स हम कहाँ पर बताएं, ये तो बस हमारी फिलॉसफी है। लेकिन अब उसकी वजह से उनकी अभी इंडिया इन्वेस्टमेंट दिक्कत में आ गई और वो पैसा निकाल कर लेकर जाए तो और भी तकलीफें हमारे लिए बढ़ सकती है। और ये सिर्फ इकलौता एग्जाम्पल नहीं था, मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। थाईलैंड में थाई यूनियन नाम से एक फंड है जिसमें 50,000 शेयर होल्डर्स हैं। अब इस फंड ने भी क्या किया कि इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स ली कि दे डिडंट इन्वेस्ट इन मेनी स्टॉक्स, बहुत सारा पैसा अलग अलग जगह पर, कुछ ही पैसा सिलेक्टेड स्टॉक्स में डाल दिया। अब इसके बाद सेबी ने जब एडिशनल डिस्क्लोजर्स मांगे तो इनका कहना था कि भाई हमारे 50,000 इन्वेस्टर्स हैं, तो अभी किस किस का हम डेटा दें। उसके बाद उन्होंने पार्शियल एग्जिट मार्केट से ले लिया और उसके बाद उन्हें जो भी सेल प्रोसीड्स उन्होंने किया उसका लगभग 5% पेनल्टी फेस करना पड़ा। नाउ अब इसी बीच रॉयटर्स की रिपोर्ट आई है जिसका टाइटल आप पढ़ सकते हो कि इंडिया एम्स टू रिलैक्स ऑफशोर फंड इन्वेस्टर डिस्क्लोजर रूल्स एज अपील्स ग्रो, क्योंकि बहुत सारे फंड्स को ये जेन्युइन प्रॉब्लम हो रही है। और ऑलरेडी अगर देखा जाए तो इंडिया में रिकॉर्ड एफपीआई का आउटफ्लो चल रहा है लगभग $26.88 बिलियन का इन ईयर 2026। और इस रिलैक्सेशन को अगर सेबी ने जल्दी नहीं किया तो डर है कि और भी ज़्यादा एफआईआई का आउटफ्लो यहाँ पर चल सकता है। अब ये डेटा मैं आपको दिखाता हूँ एफआईआई इनफ्लो या आउटफ्लो का, तो आप नीचे से देखोगे तो मेनली एफआईआई का आउटफ्लो ही चल रहा है। ये जो रेड लाइन्स है सारी ये एफआईआई आउटफ्लो की है। लेकिन बहुत टाइम बाद 28 जुलाई के बाद लगातार 6 दिन ऐसे आए, ये लंबे टाइम बाद ऐसा हुआ कि एफआईआई का नेट इनफ्लो इंडियन मार्केट में रहा। लेकिन फिर इसी बीच सीएस रूल आ गया जिसकी वजह से मार्केट में और ज़रा पैनिक फैल गया। और उसके बाद ये एडिशनल डिस्क्लोजर वाली चीज़ जो सेबी प्लान कर रही है कि रिलैक्स करे, क्योंकि उसका इंपैक्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इंडियन मार्केट पर। सो द पॉइंट ऑफ सेइंग दिस कि अभी इंडियन मार्केट अगर देखा जाए तो ऑलरेडी हम दिक्कत में हैं, तो दिस इज़ नॉट अ टाइम टू डू ट्रायल्स एंड टेस्ट। ये एक सही में एक ऐसा टाइम है जहाँ पर हमें हमारा एक फोकस होना चाहिए कि चलो बाहर के लोगों को, एफआईआईएस को, बाकी लोगों को कैसे जल्द से जल्द लाया जाए। हाँ, एक बार वो बहुत सारे आ गए तो उसके बाद अगर हम कुछ रिलैक्सेशन टाइट कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं तो दैट इज़ फेयर इनफ, तब कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब ऑलरेडी नहीं है, हम और कुछ चीज़ें कर रहे हैं जिससे और लोग जा रहे हैं, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। और इन्हीं सारी चीज़ों के चलते मुझे ये लगता है कि अभी बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं उनको यूएस इन्वेस्टिंग का लाइसेंस मिल चुका है गिफ्ट सिटी के ज़रिए, तो वो जल्दी अपना ऑप्शन ओपन करेंगे सुनर, मतलब मुझे लगता है 1-2 महीने में ये स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ब्रोकर्स ने अनाउंस करना शुरू भी कर दिया है कि ये महीने में हम करेंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर सोचते हैं कि वो एक इंडिया को एज अ स्ट्रैटेजी की तरह ट्रीट करते हैं, बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की तरफ ध्यान देते हैं और डेवलप कंट्रीज़ पर भी ध्यान देते हैं, तो हमें भी एज अ रिटेल इन्वेस्टर उसी तरह से भी सोचने की तैयारी करनी पड़ेगी कि वी कैन डिपेंड ऑन द सिंगल मार्केट, क्योंकि वहाँ पर अगर सारी चीज़ अगर बाई चांस गलत हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ पर फंसना चाहिए। एक डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसी होनी चाहिए। ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा पैसा नहीं डालना चाहिए हमें किसी मार्केट में बाहर के, बट कुछ ना कुछ डाइवर्सिफिकेशन की शुरुआत करने की अभी ज़रूरत आ गई है।
और वैसे भी हमें पता है कि इंडियन करेंसी 3 to 4% तो गिर ही रही है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में ये कम गिरने वाली है, इतनी ही गिरती रहेगी। तो जो कोई नेगेटिव चीज़ है उसको भी हम फ़ायदे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम बाहर पैसा डालें तो 3 to 4% हमारे एडवांटेज में हम यूज़ कर सकते हैं। और रही बात इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने की कि मार्केट बाजार सड़ चुका है, तो उस पर मेरा एक ओपिनियन यही है कि मैंने हमेशा ज़िंदगी में देखा है कि जो पेसिमिस्ट लोग हैं वो हमेशा डिबेट तो जीत जाते हैं, जो निगेटिव बातें करते हैं वो हमेशा आपसे डिबेट जीत जाएंगे, आप कभी उन्हें हरा नहीं पाओगे, लेकिन पैसा वही बनाता है जो ऑप्टिमिस्ट हो। तो नो मैटर हाउ बैड द सिचुएशन इज़ करंटली, अभी करंटली सिचुएशन देखा जाए तो अच्छी नहीं है, मार्केट्स शेयर प्राइसेस गिर रही है, कुछ शेयर प्राइस 4-4, 5-5 सालों से रिटर्न्स नहीं है। लेकिन दो चीज़ें हैं, बहुत सारी क्वालिटी अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटी आपको ऐसे ही टाइम मिलती है, और दूसरी चीज़ इमर्जिंग सेक्टर्स जो है उस पर इसका ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है। मतलब देखिए मेनली सेंसेक्स निफ्टी देखा जाए तो 30-50 स्टॉक्स है जो ऑलरेडी बहुत बढ़ चुके हैं, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है ज़्यादा। आईटी कंपनीज देखो, बैंकिंग सेक्टर देखो, नॉट ग्रोइंग एट ऑल। लेकिन जो इंडिया है वो काफ़ी बड़ा है, 5000 कंपनीज हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू लुक एट ईवी मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इसमें देखोगे तो अब ओला का कारनामे कुछ ऐसे थे कि पैरों पर कुल्हाड़ी उन्होंने खुद मार ली, लेकिन बाकी स्टॉक्स देखोगे आप, उसमें बजाज देखो, टीवीएस देखो, एथर देखो, एवरीबडी डिड प्रेटी वेल इवन इन द डाउन मार्केट। सो सेम इज द थिंग हैपन विथ द डेटा सेंटर बेनिफिशियरीज। तो ऐसे में अगर हम इमर्जिंग सेक्टर्स ढूंढते हैं सही, और वहाँ पर क्वालिटी कंपनीज को अंडर वैल्यूड वैल्यूएशन पर ढूंढते हैं, तो ये भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी और असली पैसा लोगों ने क्रैशिंग मार्केट में ही कमाया। लेकिन इंडिया के लिए मतलब राइट नाउ प्रॉब्लम ये है कि देखो बहुत सारी कंट्रीज़ में मार्केट 1-1, 2-2, 3-3 साल डाउन रहता है जब रिसेशन आए। अब इंडिया में ना रिसेशन है, ना इंडिया में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, बट स्टिल इंडियन मार्केट इज़ डाउन। तो ये लॉजिक किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, और ये कब तक डाउन रहेगा, लोगों को लगेगा कि 6 महीने का प्रॉब्लम रहेगा, ओवर वैल्यूएशन है, 1 साल रहेगा, बट ठीक है कंटिन्यू हो रहा है, बट ठीक है फिर भी हमें क्या है कि ऑप्टिमिस्टिक बन के रहना है। और इंडिया के साथ साथ अभी यूएस के भी ऑप्शंस आ गए, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बबल क्रिएट ज़रूर हुआ है, तो सोच समझ कर ही वहाँ पर भी एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन देते नहीं हैं। एनवीडिया जैसी कंपनी को 30 का पी रेशो दिया है। आप इमेजिन कीजिए अगर एनवीडिया इंडियन मार्केट में लिस्टेड होती तो उसको मुझे नहीं लगता कि 200 से कम का पी कोई देता। सो काफ़ी अलग अलग मार्केट्स है, उस पर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे ही ब्रोकर यूएस वाले ऑप्शंस ओपन करेंगे तो वैसे मैं ज़्यादा अवेयरनेस आपको देने की कोशिश करूंगा। अलग अलग बिजनेस एनालिसिस वहाँ की भी कंपनीज की हम करेंगे ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको हो। बाकी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौशिक बसु जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे मनमोहन सिंह को, और उन्हें पद्म भूषण भी मिला था 2008 में कांग्रेस की सरकार में। उन्होंने रिसेंटली कहा कि मैं दिल्ली में था 6 हफ्तों के लिए और मैं इंडियन इकोनॉमी को एनालाइज कर रहा था। काफ़ी पुअर शेप में, ऐसा उनका कहना है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, एजुकेशन काफ़ी प्रॉब्लम में है, ग्लोबल कॉन्फिडेंस लो है विद 0 नेट FDI, और पोल्यूशन रिकॉर्ड हाई लेवल पर है, नो एक्शन। अब इस स्टेटमेंट को चाहे तो कोई पॉलिटिकली भी ले सकता है कि ठीक है कांग्रेस का व्यक्ति है जो भी है क्रिटिसाइज़ कर रहा है, लेकिन अगर आप इसमें 2-3 चीज़ें देखोगे तो आपको सही में पता चलेगा कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, और ये कैपिटल सिटी में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक इन द सेंस कि देखो एक तो बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती, बिजनेस एक्टिविटी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों की देखी जाए तो, क्योंकि बारिश के टाइम काम रुक जाता है। समर के टाइम बहुत ज़्यादा हीट होने लगी है, तो उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा काम आजकल रुकते हैं कि आफ्टरनून में लोग काम नहीं करते, मॉर्निंग करते, इवनिंग करते, तो वर्किंग आवर्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है। विंटर एक ऐसा था कि जहाँ पर जम के काम होता था, लेकिन अभी पोल्यूशन की वजह से वो भी खराब हो रहा है, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न स्टेट्स में। तो इस तरह की चीज़ें ऐसी हैं कि जो GDP को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। उन्होंने अभी पॉइंट रेज किया है, बट मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये नंबर्स भी दिखना शुरू हो जाएंगे। ये तो हो गए कांग्रेस के टाइम के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर 2014 to 2018 अरविंद सुब्रमण्यम, ये जो व्यक्ति आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये थे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन NDA टाइम। अब इन्होंने 2019 में एक पेपर पब्लिश किया था, जिसकी तब तो ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन अभी ये चीज़ थोड़ी थोड़ी फील होना शुरू हो गई है। उस टाइम उन्होंने कहा था कि 2015 में इंडिया ने जो GDP कैलकुलेशन है उसकी मेथड को चेंज किया, तो जिसके बाद उन्होंने कहा कि इंडिया का जो GDP है वो एक्चुअल से 2 to 2.5% ज़्यादा दिखने लगा, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने एक रिसर्च रिपोर्ट भी उसके बारे में पब्लिश की। अगेन इस पर 2 ओपिनियंस थे, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि सही है, कुछ लोग बोल रहे थे गलत है। पॉइंट्स असाइड, ये चीज़ कभी प्रॉब्लम लगी नहीं अब तक, लेकिन पिछले कुछ टाइम में देखे, पिछले 1-2 साल में पर्टिकुलरली, तो इंडिया का GDP तो 7-7.5% से ग्रो कर रहा है, लेकिन वो जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं कंजम्पशन लेवल पर, वो कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रोथ लेवल पर रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है। तो ऐसे में अब सही में सवाल आने लगा है कि व्हाट इज़ आवर रियल GDP ग्रोथ। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने इंडिया को अभी कुछ साल पहले C ग्रेड की कैटेगरी में डाल दिया है। C ग्रेड मतलब ऐसी चीज़ कि इसके डेटा पर IMF भरोसा नहीं कर सकता। तो इस तरह का ये ओवरऑल इन्वायरमेंट है अगर देखा जाए तो। लेकिन एज एन इन्वेस्टर, एज एन इंडियन, हमारा एक ये रहेगा कि जल्द से जल्द जो ग्रोथ स्टोरी है हमारी राइट वाली वो बाहर आए,
जैसे हम ग्रो करें, बिजनेसेस की जो ग्रोथ है वो वापस आए, एफआईज वापस आए, जो मार्केट रेगुलेटर्स है, सरकार है, वो भी जो कदम उठानी चाहिए वो उठा ले और मार्केट को वापस रास्ते पे लाए। और साथ ही दूसरी चीज़ कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए पहले हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अभी यूएस का ऑप्शन आया है, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ हद तक, आई एम नॉट सेइंग दैट बहुत ज़्यादा करना चाहिए, 5 to 10% डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर करना चाहिए। और वहाँ पर भी ज़रूरी नहीं कि आपको सारी जो बड़े प्लेयर्स हैं, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, इन पर ही लिमिटेड रहना चाहिए। वहाँ पर भी आपको मिड कैप, स्मॉल कैप का एनालिसिस करना चाहिए, जैसे आप इंडिया में करते हो, और वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी डाउट्स लगते हैं आप कमेंट करके बताइए, उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन राइट नाउ अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंट पूरी तरह से निगेटिव है। मतलब अगर मैनेजिंग एडिटर किसी चैनल का, बिजनेस न्यूज़ चैनल का ये चीज़ कह रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ से लेकर ग्राउंड लेवल का इन्वेस्टर सब लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं। लेकिन एज एन इन्वेस्टर अगर हमें पैसा बनाना है तो हमें पॉजिटिविटी खोजनी पड़ेगी। वो आप किसी इमर्जिंग सेक्टर में खोजिए, आप बाहर के मार्केट में खोजिए, लेकिन कहीं ना कहीं खोजनी पड़ेगी और वहाँ से पैसा बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये निगेटिव बातें और ये रैंट्स वगैरह बोल के हम पैसा नहीं कमा सकते। सो एंड दैट इज़ ऑल्सो द रियलिटी। तो हमें बस एक पॉजिटिविटी ढूंढनी है कहाँ पर है एंड हाउ टू मेक मनी। तो बस उसीलिए एक वीडियो बनाया कि मार्केट में हर कोई, इन्वेस्टर्स की संख्या बहुत कम हुई है। अगर अब मैं नंबर्स देख रहा था ब्रोकर्स के तो बिल्कुल नहीं बढ़ रहे, कम हो रहे। इनफैक्ट मैं अपस्टॉक्स के देख रहा था तो एक्टिव डीमैट अकाउंट्स 24 लाख थे लगभग एक साल पहले, राइट नाउ 19 लाख, 5 लाख चले गए। सेम इज़ द थिंग हैपनिंग विद एंजल वन, सेम इज़ द थिंग हैपनिंग विद एवरी सिंगल ब्रोकर। हाँ ठीक है, जो नए नए एकदम आए हैं उनके बस बढ़ रहे बिकॉज दे आर न्यू, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में इन्वेस्टर्स ही गायब हो रहे हैं और इसी निगेटिविटी से जा रहे हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलती है ऐसे मार्केट में जब बहुत सारी चीज़ें, बस पेशेंस रखना चाहिए। और मार्केट पूरा पेशेंस का ही गेम है। और यहाँ पर अब बाकी ऑप्शंस भी हमारे लिए ओपन हो रहे हैं बाहर कंट्री के, तो मुझे लगता है कि वील हैव द ऑप्शन कि हम बेटर डाइवर्सिफाई करें और बेटर बैलेंस करके चले। और यहाँ जाते जाते हमारे इंडिपेंडेंस डे ऑफर को जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है, जहाँ पर हमारे इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कोहॉर्ट पर, जो कि 2 महीने का कोहॉर्ट है, जो आपको मार्केट में पूरी तरह से मास्टर बना देगा। सीधा आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं इस कोहॉर्ट के बाद, और वो भी सिर्फ 2 महीने के डिटेल नॉलेज के साथ। 100% प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पर आपको मिलेगा और एकदम आसान भाषा में, जैसे मैं यहाँ पर समझाता हूँ उसी तरह से आप फॉरेंसिक एनालिसिस, मैनेजमेंट एनालिसिस, ढेरों सारी चीज़ें यहाँ पर सीख जाओगे। सो इस ऑफर को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि बाद में इतना डिस्काउंट आपको कभी नहीं मिलता है जितना हमारे इंडिपेंडेंस डे ऑफर में मिलता है। तो बस फिलहाल यहीं पर रुकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।